नमस्कार दोस्तों, शिखर कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने जो है पीवाईक्यू यूपीपी में आए हुए पुराने पेपर्स जो हैं उनको हल कर रहे हैं और 5 पेपर हल कर चुके हैं। आज हम लोग यूपीपी जो कांस्टेबल का 26 अक्टूबर 2018 सेकेंड शिफ्ट है इसको हल करेंगे। तो इसमें जो मैथ में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सभी को हम लोग एक एक करके हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें लिखा है 150, 225 और 375 का मासापा बताना है। मासापा का मतलब होता है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बताना है बोलो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो देखिए इनके हम फैक्टर कर लेंगे। तो 150 के फैक्टर करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, फिर इसको 3 से काटेंगे, अब इसको 5 से काटेंगे। अब ऐसे 225 के टुकड़े कर लेंगे, है ना। अब ऐसे 375 के टुकड़े कर लेंगे। 375, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पछे 15। फिर इसको काटेंगे 5 से, है ना, पचम। फिर इसको काटेंगे किससे? 5 से। अब देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमने इसके फैक्टर कर लिए। तीनों में कॉमन क्या है? तो देखिए एक बार 3 सब में आया है, कॉमन क्या है देख लेते हैं। एक बार 3 सब में आया है कि नहीं आया है? देखिए इसमें 3 आया है, ऐसे इसमें 3 आया है, इसमें 3 आया है। 2 बार 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी आपका आंसर हो जाएगा 75। तो इस प्रकार ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में मौजूद है। तो आप लोग बताएं वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 150 में भी है, 225 में भी है और 375 में है। तो कौन सी है बोलो? सबसे बड़ी संख्या जो तीनों में है वो है 75। तो इस प्रकार आप लोग गेस करके भी कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह से विभाजित करने योग्य है। तो देखिए जो संख्या 24 से डिवाइड होगी वो 3 से भी होगी और 8 से भी होगी, ठीक है। और 3 से विभाजकता का नियम होता है अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अंकों का योग किससे विभाजित हो? 3 से विभाजित हो। तो देखते हैं चारों ऑप्शन में अंकों का योग कर लेते हैं। 1 4 5, 5 7 12, 12 4 16, 16 4 20। तो इसमें आएगा टोटल 20 अंकों का योग जो 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन तो कतई गलत है। दूसरा देख लेते हैं। 2 8 10, 8 18, 18 5 23, 23 और 6 29। तो इसमें भी ये 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी कतई गलत है। तीसरा देख लेते हैं। 4 3 7, 9 7 16, 16 और 7 23, 23 और 6 29। तो ये भी गलत है। और इसको देख लेते हैं। 5 7 12, 12 5 17, 2 19 और 8 27। तो देखेंगे इसमें सभी के हम अंकों का योग करेंगे तो ये केवल चौथा विकल्प है जो 3 से विभाज्य है, ठीक है। और 8 से विभाजकता का मतलब होता है अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो देखिए इसके अंतिम 3 अंक भी 8 से डिवाइड है। देखिए 8 छंग 48, 4 बचेगा, 8 छंग 48।
तो ये 8 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, इसका मतलब ये 24 से भी डिवाइड है। तो इस प्रकार चौथा विकल्प जो है वो आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें लिखा है यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान ज्ञात करिए। तो देखिए टोटल संख्या कौन सी है 164, तो 164 लिखेंगे और इधर क्या करेंगे 32 और 9 कितना हो जाएगा, 32 और 9 हो जाएगा 41, कितना हो जाएगा बोले 41, और एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक बराबर हो जाएगा 4, एक बराबर कितना हो जाएगा बोलो 4, 41 चक्कू कितना हो जाएगा 164, एक की वैल्यू 4 हो गई और छोटे भाग का मान पूछा है तो छोटे भाग का मतलब है 9 की वैल्यू पूछी है। बड़ा भाग कहता तो 32 से मल्टीप्लाई करते और छोटे भाग को कहा है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 9 36। तो इस प्रकार सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगर इसको 32:9 के अनुपात में डिवाइड करेंगे तो छोटा वाला भाग का मान होगा 36। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें लिखा है किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता है, प्रतिशत में कट ऑफ क्या है। तो इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। 600 में कितने प्राप्त करने हैं 522, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव कितने से गुणा करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। दोनों जीरो काट देंगे और भाग कर लेंगे, ये आ जाएगा 6 8 48, ठीक 6 8 48, 4 बचा 6 7 42, तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा और आ जाएगा 87%। तो कट ऑफ गया है 87%। इसका मतलब पहला वाला विकल्प जो है वो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें लिखा है 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1980 रुपए का ब्याज कितना होगा। तो 1980 रुपए पर ब्याज लगेगा, 1980 लिख देंगे, और एक साल का ब्याज कितना है 8%, एक साल का ब्याज कितना है बोलो 8%, तो 5 साल का कितना हो जाएगा 8 पंचे 40%। तो इसी का 1980 का हम लोग 40% काट निकाल लेंगे, जीरो से जीरो काट दिए और मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 बटे 32, हासिल आया 3, 4 9 36, 3 39, हासिल आया 3, 4 1 4 और 3 7। तो आपका आंसर हो जाएगा 792। तो इस प्रकार चौथा विकल्प जो है 792 बिल्कुल सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें लिखा है 15% के लाभ पर और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपए है। यहां जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, यानी हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो हमने बताया है जब भी लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं और हानि होती है तो 100 में से घटाते हैं। अगर कोई वस्तु 15% लाभ पर बेची गई तो बताओ कितने परसेंट पर बेची गई बोलो 115% पर, और अगर कोई वस्तु 9% हानि पर बेची गई तो बताओ कितने परसेंट पर बेची गई 91% पर। कितने परसेंट पर बोलो 91% पर, और इनका अंतर दिया है 768, तो इनका अंतर बताइए कितना हो जाएगा 15 और 9 24, इनका अंतर कितना है 24। 24% की वैल्यू दी है, 24% की वैल्यू दी है कितनी बोलो 768। तो इसको हम लोग काटपीट कर लेंगे तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 24 तियां 72 और 24 दूनी 48। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। तो क्रय मूल्य का मतलब होता है, लागत मूल्य का मतलब होता है 100%। लागत मूल्य को हम लोग कितने परसेंट मानते हैं 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3200। जब 1% की वैल्यू 32 है तो 100% की वैल्यू 100 गुना होगी और कितनी होगी 3200। तो इस प्रकार तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, 3200 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा है एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था, विक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार
यानी क्रमागत 2 छूटें दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य कितना है? तो खिलौने का विक्रय मूल्य हो जाएगा, छूट किस पर होती है? हमेशा एमआरपी पर। और एमआरपी कितनी दी है बोलो? 1800। पहली छूट कितनी है? 20%। अगर कोई वस्तु पर 20% छोड़ दिए गए तो वस्तु कितने परसेंट पे बेची गई? 80%। छूट होगी तो हमेशा 100 में से घटाएंगे। तो पहली छूट 20% की है, 100 में से 20 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 80% का मतलब बटे 100। दूसरी छूट 15% की है, 100 में से 15 घटाएंगे तो 85%। ठीक है, और हज को हल कर लेंगे। दोनों जीरो काट दिए, इससे एक जीरो और काट दिया। ठीक है, 5 से काट दिया, ये 17 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर इसको 4 तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 72 गुणे 17 तो आ जाएगा 17 दूनी 34, ये आ जाएगा 1224। तो इस प्रकार आपका जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो दोस्तों बिल्कुल सही है। कितना आ जाएगा बोलो? 1224। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें लिखा है तोरसा ने 2250 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीनों के बाद तिरसा ने 2880 रुपए का निवेश कर दिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ को तोरसा और तिरसा द्वारा 25:24 के अनुपात में बांटा जाता है, तो तिरसा के कितने महीनों के लिए जो है निवेश किया था? तो आप लोग जानते हैं इससे किस चैप्टर का क्वेश्चन है? साझेदारी का। और इसमें फार्मूला होता है x1 t1 अनुपात x2 t2 बराबर p1 अनुपात p2। तो ये क्या है? तो पहले व्यक्ति, मान लिया पहला व्यक्ति ए है तो उसके द्वारा लगाई गई पूंजी और लिया गया समय। ठीक है, मान लिया दूसरा व्यक्ति है तो उसके द्वारा लगाई गई पूंजी और लिया गया समय। और ये क्या है? लाभ में हिस्सा है। ये लाभ में पहले वाले का हिस्सा और ये बाद वाले का हिस्सा। और अनुपात का मतलब है भाग। तो इसको हम लोग ऐसे, पहले तोरसा है तो तोरसा ने कितना रुपया लगाया? 2250 रुपए। ठीक है, जबकि कुछ महीनों के बाद, तो ये 1 साल के बाद की बात है, तो इसका कितने महीने तक पैसा लगा रहा? 12 महीने तक। अब तिरसा ने 2880 रुपए का निवेश किया और कुछ महीनों के बाद आए, तो ये T2 हमको निकालना है। ठीक है, और लाभ में क्या अनुपात दिया है? 25:24। इसको एक काम ये करते हैं, जितना काटपीट हो सके काटपीट कर लेते हैं। 0 से 0 काट लेते हैं। देखिए 0 से 0 काट लेंगे। ठीक है, और इसको 12 से काट लेते हैं। 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 4 12 चौक 48। ठीक, अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 225 बटे 24 T2। अनुपात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अनुपात का मतलब भाग होता है। इसको लिख देंगे 25 बटे 24। आपको पता है 25 9 आ जाएगा और 24 से 24 कट जाएगा, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 9 महीने। ये माह में है ना, हमने देखिए समय माह में 12 माह रखा है, तो 9 महीना रहा। यानी तिरसा ने कितने महीनों के लिए निवेश किया? तो 9 महीनों के लिए। क्या आंसर आ जाएगा बोलो? 9 महीने के लिए। अगर ये पूछा जाता तिरसा व्यापार में कितने समय बाद शामिल हुई, तो आपका आंसर होता 3 महीने बाद शामिल हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें लिखा है एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। ठीक है, तो दो तरफा यात्रा के लिए औसत गति कितनी है? तो हम मान लेते हैं ये ए स्थान है और ये बी है। वैदेही इधर से गई है ए से बी की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और वापस आई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, तो दूरी हम लोग ऐसे केस में दूरी क्या मानते हैं? चालों का लासा। तो 15 और 10 का लासा कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर।
ऐसे केस में हम लोग दूरी को क्या मानते हैं बोलो? दूरी हो जाती है चालों का लासा। तो आप लोग बताएं वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 15 से भी भाग हो जाए जिसमें, और 10 से भी हो जाए, कौन है? 30। तो दूरी हो जाएगी ए और बी के बीच की दूरी कितनी? 30। अब हमको निकालना है औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हो जाएगी, देखो वैदेही ए से बी गई है, फिर बी से ए आई है वापस, तो 2 बार इसने 2 तरफा यात्रा हो गई, तो दूरी हो जाएगी 60 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर। 30 और 30 2 बार है ना, तो 60। और समय हो जाएगा, जब पहली बार 30 किलोमीटर जाएगी 15 की स्पीड से, तो उसको समय कितना लगेगा? 2 घंटा। और जब वापस आएगी 10 की स्पीड से, तो उसको कितना लगेगा? 3 घंटा। तो समय हो जाएगा 2 घंटा और 3 घंटा। तो ये हो जाएगा 60 बटे 5, भाग कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आपका चौथा विकल्प जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल सही। औसत चाल हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें लिखा है यदि x अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात y हो तो x y का जो है x इंटू वाई कितना होगा? ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं जब ऐसे लिखा होता है तो बाहर बाहर की गुणा बराबर भीतर भीतर की गुणा। क्या हो जाता है बोलो? बाहर बाहर की गुणा बराबर भीतर भीतर की गुणा। तो बाहर बाहर की गुणा हो जाएगी x इंटू वाई, और भीतर भीतर की गुणा कितनी हो जाएगी? 9 पचे 45। कितनी हो जाएगी बोलो? 9 पचे 45। तो यानी आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें लिखा है 800 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी है? तो देखिए हमने बताया है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना कितने? 2 साल का। तो कैसे निकाला जाता है बोलो? मूलधन पे लगेगा 800 रुपए, और इसमें हो कितना जाएगा? 10% लिखेंगे दर, और समय कितना लिखेंगे? 2 वर्ष। 2 वर्ष है ना, तो पहला काम क्या करते हैं? इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 दूनी, और मल्टीप्लाई करके क्या कर देते हैं? दशमलव लगा देते हैं। 2 साल के लिए क्या है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका? दर और समय की गुणा करा देंगे और दशमलव लगा देंगे। तो 10 दूनी 20 और दशमलव लगा दिया। इसके बाद दूसरा स्टेप है कि दर का वर्ग करते हैं। तो दर का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। तो 2 ही अंक लिखते हैं, 2 अंक लिखेंगे दाहिने से, और एक जो है वो अगले वाले में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 20 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21। तो 21% हो जाएगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज। परसेंट का मतलब बटे 100। काट पीट कर लेंगे, और 8 एकन 8, 8 दूनी 16, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 168 रुपए। यानी चौथा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें लिखा है 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ पाइप टैंक को खाली करने वाले हैं और कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं। ठीक है, भरने वाले पाइप टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 18 घंटे में पूरी तरीके से टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरी तरह भरा है और सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या निकालनी है। तो टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या हम मान लेते हैं x। ठीक है, और भरने वाले पाइपों की संख्या कितनी हो जाएगी बोलो? 9 माइनस x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9, क्योंकि पाइप टोटल कितने हैं? 9। अब इसमें हम लिख देंगे x बटे कितनी देर में खाली होता है? 18 घंटे में। तो 18 घंटे हो जाएगा माइनस 9 माइनस x बटे 24 बराबर, सभी खुले हो तो कितने घंटे में टैंक खाली हो जाता है? 9 घंटे में। तो 1/9 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे रूल है वैसे ही। तो 24x माइनस 18 9 162, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18x बोलो, बराबर 1/9
ये इधर जो गुणे भाग में है उधर आ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा 18 गुणे 24, काट पीट कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसको इसको जोड़ देते हैं, इसको और इसको, तो 24 और 18 42x बराबर, इसको इधर ले आते हैं, ये 24 दूनी 48 हो जाएगा और प्लस 162। तो हम लोग इसको जोड़ देंगे तो 8 2 10, 4 और 6 10 और 1 11, 11 हो जाएगा ना, 210। कितना हो जाएगा बोलो? 210, 42x। 42 का 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। और खाली करने वाले पाइप हमने कितने माने थे बोलो? x माने थे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस प्रकार सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर भरने वाले पाइप कहा जाए तो भरने वाले पाइप हो जाएंगे 4 और खाली करने वाले पाइप कितने हो जाएंगे? 5। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सार्थक 14 दिनों में एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान इसे भरने में 35 दिन लगाता है। अली 12 दिन में एक भरे हुए रेत को गड्ढे को पूरी तरह खाली कर सकता है। यदि गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य करें तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा? तो नाम लिख लेते हैं सार्थक, दूसरा नाम क्या है? विवान, और तीसरा खाली कौन करता है? अली। ठीक है, ये 14 दिन में खाली कर सकता है, भर सकता है गड्ढे को। विवान जो है इसे 35 दिन में भर सकता है, और खाली कितने दिन में कर सकता है अली इसको? बोलो? 12 दिनों में। तो खाली करने के लिए हम लोग माइनस चिन्ह का यूज करते हैं और भरने के लिए किस चिन्ह का यूज करते हैं? प्लस का। अब हम लोग क्या लेंगे? इसका एलसीएम। तो 14, 35 और 12 का एलसीएम हो जाएगा। अलग से हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 14, 12 और 35 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 छंग 12 और 35 वैसे ही लिखा रहेगा। फिर हम इसको काटेंगे किससे? 2 से, 7 3, फिर हम इसको काटेंगे 3 से, 7 वैसे ही लिखा रहेगा, यहां पर 1 हो जाएगा, और 35 वैसे ही लिखा रहेगा। आप किससे काटेंगे बोलो? 7 से, 1 1 5। अब इसको किससे काटेंगे? 5 से, है ना? तो 1 1 1 एलसीएम हो जाएगा इनका आपस में गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5। गुणा करा दें तो 5 सत्ते 35, 3 105 दूनी 210 दूनी 420। एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो? 420। आप क्या करते हैं? इसमें भाग करते हैं। 14 को भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा। 14 से भाग करेंगे इसमें 420 में। 35 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। प्लस का चिन्ह है भरने के लिए, और खाली करेंगे तो ये आ जाएगा कितना बोलो? 35। कितना आ जाएगा? 35। अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो है एलसीएम जो होता है ये टोटल वर्क होता है। क्या होता है बोलो? टोटल वर्क। और ये क्या है बोलो? क्षमता है, इफिशियंसी। ये क्या है? क्षमता है। यानी सार्थक की क्षमता 30 है, जो है विवान की क्षमता 12 है, और अली की क्षमता कितनी है? 35 है। ठीक। अब देखो ये कहा है तीनों लोग एक साथ काम शुरू करें, तो देखिए भरने की हो जाएगी कितनी? 42। 30 और 12 42, और खाली करेगा ये 35। तो यानी कितना आ जाएगा? 42 में से हम 35 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा बोलो? 7। बोलिए, ये जुड़ेंगे और ये घट जाएगा। तो 42 में से 35 गया 7, भाग कर देंगे, 7 छंग 42। तो आपका आंसर आ जाएगा 60 दिन। तो इस प्रकार आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। ये वर्क एंड टाइम का जो रूल है ये सब में अप्लाई होता है। आपको पीछे के सवालों में भी हमने ये बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और इसमें लिखा है मनमत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, जबकि धारा की विपरीत दूरी तय करने में उसे कितना लगता है? 10.5 घंटे लगते हैं। ठीक। शांत जल में दो तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे?
इसमें जो है धारा के साथ 7.5 घंटे दिए हैं और विपरीत दिशा में 10.5 घंटे दिए हैं, और दोनों तरफ यात्रा करने के लिए कितने घंटे लगे ये पूछा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस समय को और इस समय को जोड़ देना है। तो इस समय को जोड़ेंगे तो 7.5 10.5 यानी आ जाएगा 18 घंटे। यानी इसका मतलब है आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें लिखा है एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 सेकंड में एक खंभा और 29 सेकंड में एक प्लेटफार्म को पार करती है। प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या होता है, बोलो। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो पहले वाले केस में दूरी हो जाएगी ट्रेन की लंबाई। तो कितना समय दिया है, 9 सेकंड दिया है, बराबर दूरी मान लेते हैं x मीटर, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। और चाल कितनी दी है, 67.5। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, काटपीट कर लेंगे। तो 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 9 सते 63 और 9 पचे 45, दशमलव लगा देंगे और इसको हल करेंगे उधर तो x बराबर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 गुणे 7.5 और गुणे इसको भाग कर देंगे 5 को 2 से तो आ जाएगा 2.5। ये गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 168.75 मीटर। ये बताओ क्या आ गई, ट्रेन की लंबाई आ गई। क्या आ गई, ट्रेन की लंबाई में। अब यही फार्मूला हम दोबारा से लगाते हैं प्लेटफार्म वाले केस में। प्लेटफार्म वाले केस में ट्रेन की लंबाई में प्लेटफार्म की लंबाई क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो समय है 29, दूरी का मतलब है ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई हम मान लेते हैं y है, और चाल वही दी है कितनी, 67.5। अब इसको 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 7.5। तो हल कर लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 29 गुणे 7.5। ये वाला सब गुणे में हो जाएगा, गुणे इसको भाग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5, माइनस कर लेंगे कितना, ये जो है माइनस हो जाएगा जो इसके साथ जुड़ा है 168.75। ठीक। और इस प्रकार y बराबर जो है वो आ जाएगा, जब हल कर लेंगे गुणा कर लेंगे तो 375 मीटर। यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी 375 मीटर। आप जो है ये सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, ये आंसर मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें एक समीकरण दी है, इसको हल करना है। तो आपको पता है वी बोर्ड मास का नियम, वी बोर्ड मास का नियम तो पता ही होगा। सबसे पहले हम लोग देखिए बार को हल करते हैं, उसके बाद कोष्ठक हल करते हैं, कोष्ठक में छोटा फिर मंझला फिर बड़ा लास्ट में हल करते हैं। इसके बाद का को हल करते हैं, इसके बाद भाग को हल करते हैं, इसके बाद गुणा को हल करते हैं, इसके बाद जोड़ और इसके बाद घटाना। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम हल करेंगे किसको, छोटे ब्रैकेट को। किसको हल करेंगे बोलो, छोटे ब्रैकेट को, यानी यहां से लगा के यहां तक। तो बाकी वैसे लिख लेते हैं। और इसको जब हल करेंगे तो सबसे पहले भाग करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 13। कितना आ जाएगा बोलो, 13। और भाग के बाद क्या होता है, गुणा होता है। तो 13 चक्कू कितना हो जाएगा बोलो, 52। कितना हो जाएगा, 52। और 31 में से 52 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का, 31 में से 52 करेंगे तो माइनस का 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, 21।
समझ में बात आई है? पहले भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और फिर 13 का 4 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 52, और 31 में से 52 माइनस करेंगे, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या माइनस करेंगे तो वो काहे में आएगी, माइनस में आएगी, और सारे ब्रैकेट फिर हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, है ना। अब क्या करते हैं, इसकी इससे क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो देखो 48 भाग 35 माइनस, ये हो जाएगा माइनस का गुणा कर देंगे, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, बोलो ये हो जाएगा। 30 की 21 से गुणा कर देंगे माइनस। आप जब इसको हल करेंगे तो गुणे में है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 38 भाग, इसको हल करेंगे 35 और प्लस जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा 665, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 48/665, ठीक है, 48 कितना आ जाएगा बोलो, 665। अब हम इसको भाग कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 0.07, भाग करने के बाद कितना आ जाएगा 0.07। जैसा कि ऑप्शन दिए हैं तो इनमें ऑप्शन में कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है बोर्ड ने, भर्ती बोर्ड ने जो भी इसका आंसर दिया हो, फिलहाल जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है, जबकि इसका सही आंसर क्या आएगा 48/665, या भाग कर लेंगे तो 0.07, तो ये कोई मैच नहीं कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें देखते हैं क्या करना है, सबको जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं। देखिए इसमें दशमलव के बाद अधिकतम कितने अंक हैं, 4 अंक, ठीक है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं बोलो, 4 अंक हैं। तो अगर स्पेस होता तो सब में 4-4 हम बना लेते, ठीक है, लेकिन यहां पर तुरंत, तो इसको हम जरा दूर दूर लिख देते हैं। तो दूर दूर लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिए, 143, फिर बीच में हम स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा, 14.3, फिर स्पेस दे देंगे थोड़ा सा, 1.43, फिर स्पेस थोड़ा सा दे देंगे, 0.143 और 0.0143। इसको हमने अपने अकॉर्डिंग लिख लिया, थोड़ा स्पेस देके। अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें दशमलव के बाद अधिकतम अंक कितने हैं, 4। कितने अंक है बोलो, 4। तो दशमलव के बाद हम सब में 4 अंक बना सकते हैं। इसमें हमने क्या कर दिया, 0 बढ़ा दिया, 1 0 बढ़ा दिया। अब इसमें भी दशमलव के बाद कितने अंक हो गए, 4। ऐसे इसमें 2 0 बढ़ा दिए तो दशमलव के बाद कितने हो गए, 4 अंक हो गए। इसमें हमने 3 0 बढ़ा दिया, अब इसमें भी दशमलव में 4 हो गए, और इसमें दशमलव लगा के हमने 4 0 बढ़ा दिया, तो इसमें भी अब दशमलव के बाद 4 अंक। अब देखिए क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे। तो पहले जोड़ते हैं आखिरी वाले को, 3 0 0 0 0, तो कितना आ जाएगा, लास्ट में कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। अब इसके बाद उसके सेकंड वाले को जोड़ते हैं, 4 3 7 0 0 0, तो यहां पर आ जाएगा 7। अब जोड़ते हैं 1 और 4 5, 5 और 3 8, यहां पर 0 रहेगा, यहां पर भी 0 रहेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं 0 और 1 1, 1 और 4 5, 5 3 8, और यहां पर 0 है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर दशमलव लग जाएगा। आप जोड़ देते हैं, बोलो, यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 4 5 हो जाएगा, 1 4 5 और 5 3 8, बोलिए। अब इधर कोई अंक बचे नहीं हैं तो इसको जोड़ देते हैं, 1 और 4 5 हो जाएगा, और अब 1 ही बचा तो 1 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 158.8873। और ये ध्यान से देखेंगे किसमें है, चौथे विकल्प में दिया है, तो चौथा विकल्प इस प्रकार बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, और इसमें लिखा है
कि 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा। देखिए 7/16 कहा है, प्लस करेंगे 7/48, इनका योग कहा है, तो योग कर लेंगे। तो देखिए यहां पर एलसीएम कितना हो जाएगा, हर का लासा लेते हैं, 16 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48। अब 48 को 16 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 3। 3 का ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21। 48 को हम भाग करेंगे किससे, 16 से, तो कितना आ जाएगा, 16 3 48, 3, और जो भागफल आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 7 से, तो 3 7 21 आ जाएगा। प्लस 48 को 48 से 1 भाग करेंगे, ऊपर आएगा वही 1, तो 1 का गुणा करेंगे 7 से, तो 7 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा आपका 28/48, कितना, 28/48, भाग कर देते हैं 4 से, 4 7 28 और 4 1 4, 4 दूनी 8, यानी 7/12। तो इस प्रकार आपका जो सी ऑप्शन है 7/12, वो इन दोनों का क्या होगा, योगफल होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। इसमें लिखा है सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों वाली क्या है, जो 15 25 और 35 में प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है। तो आपको पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 बार आप 9 9 लिख दीजिए, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, किसका, 15 25 और 35 का। तो ये एलसीएम हो, 5 से पहले काटेंगे, पहले 3 से चलिए काट देते हैं, 3 5 15, 25 वैसे ही लिख देंगे, 35 वैसे ही, फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 5 7, अब फिर से इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 1 7, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। तो अब एलसीएम हो जाएगा इनका गुणा, तो 7 5 35, ठीक है, 35 तिहाई कितना हो जाएगा, बोलो, 105, 105 पंचे कितना हो जाएगा, 105 पंचे हो जाएगा 525, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 525। तो 525 को हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे इससे, तो ये कितनी बार पहाड़ा लगेगा, एक बार, 525 घटा लेंगे, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4। अब ये हम इसको लिख देंगे ऐसे। अब ये कितनी बार पढ़ा जाएगा, 9 बार। कितनी बार जाएगा, बोलो, 9 बार। तो 9 बार भाग होगा, तो 9 पचे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, है ना, और 9 पचे 45 और 2 47, घटा लेंगे, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, और आगे तो 0 0 बचेगा। अब क्या करेंगे, बोलो, ये शेषफल कितना आ गया, 24, शेषफल कितना आ गया, 24। तो हम क्या करेंगे, संख्या जो हो जाएगी ये हम इससे माइनस कर देंगे, कितना, 24। तो हमारा आंसर आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और बाकी वैसे लिख लेंगे। तो 9975 वह सबसे छोटी संख्या है जो 4 अंकों की, जो 15 25 और 35 तीनों से विभाज्य है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9975 बिल्कुल सही।